हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, भारत के हवाई क्षेत्र में घुसा पाकिस्तान का एयरफोर्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मौका। जी हां दोस्तों, आखिर क्या था इसका मंसूबा? पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट भारत के एयर स्पेस में बैन है, उसके बाद भी भारत के कंट्रोल वाले हवाई क्षेत्र का कैसे किया उल्लंघन दोस्तों पाकिस्तान ने, वो भी एयरफोर्स वाला विमान भेजकर। बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे जिसने वाकई में फिर एक बार बवाल मचा कर रख दिया है। तो वहीं घर में पिट रहे पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और बहुत बड़ी चोट, जिससे कश्मीरियों के आएंगे मजे। जी हाँ, बताएंगे आखिर क्या है जो अपना भारत पाकिस्तान को नया सदमा देने की तैयारी में है। 4 दशक बाद इस योजना पर फिर से शुरू होगा काम, चौंक जाएगी पाकिस्तान की भौहें। तो वहीं उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें और कारें। देश की पहली अंडर वाटर रेल रोड टनल को मिल गई है मंजूरी। आखिर किन किन राज्यों से गुजरेगी दोस्तों ये, किन किन राज्यों को होगा इसका फायदा, तो वहीं आपको बताएंगे। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी को बांग्लादेश बुलाने की मांग, क्या जाएंगे पीएम मोदी जी? दोस्तों आज बहुत सारी बेहतरीन से बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, जिनमें कब आएंगी 22वीं किस्त किसान योजना को लेकर। वहीं आयुष्मान कार्ड पर उस सवाल का भी जवाब आपको देंगे कि एक साल में कितनी बार करवा सकते हैं इलाज। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान बातों का भूत नहीं बल्कि लातों का भूत है, लात खाकर ही सुधरेगा, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के एक विमान ने कथित तौर पर भारत के कंट्रोल हवाई क्षेत्र का किया उल्लंघन। उसकी इस हरकत ने इसलिए हम सब का ध्यान, भारतीयों का ध्यान खींचा है, क्योंकि इंडियन एयर स्पेस में पाकिस्तान के रजिस्टर्ड ऑपरेट किए जा रहे या लीज पर लिए गए एयरक्राफ्ट बैन है। इस बैन के बावजूद शनिवार को लाहौर से श्रीलंका जाते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के इंडिया के कंट्रोल वाले एयर स्पेस से गुजरने का दावा है। डैमियन साइमन ने अपने ट्वीट में इसकी जानकारी दी है दोस्तों, जो आप सामने देख पा रहे हैं। उसने कहा कि कुछ लोग एयर स्पेस बैन को कंट्रोल एयर स्पेस की तरह समझ रहे हैं। यह बैन इंडियन सॉवरन एयर स्पेस पर लागू होता है। यह फ्लाइट इंडियन कंट्रोल्ड इंटरनेशनल एयर स्पेस में कोस्ट से 12 नॉटिकल मील से दूर रही है। सबसे खास बात यह है कि मई 2025 की झड़पों के बाद पहली बार पाकिस्तान ने यहां ऑपरेट किया। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते साल अप्रैल से तनाव चल रहा है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इस तनाव की शुरुआत हुई थी। इस आतंकी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए 7 से 10 मई तक पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे दोस्तों। ऐसे में इस बैन के बाद भी पाकिस्तान सुधरता दिखाई नहीं दे रहा और अपने एयरफोर्स को भारत के क्षेत्र से गुजरता हुआ लेकर गया है दोस्तों, जिसने वाकई में फिर एक बार हर किसी का ध्यान इस खबर की ओर खींचा है। तो वही आपको बता दें, घर में पिट रहे पाकिस्तान को भारत देगा एक और बड़ी चोट। 4 दशक बाद इस परियोजना को फिर से करेगा शुरू दोस्तों। पाकिस्तान को नया सदमा देने की तैयारी बता दे। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने 1960 के इंडस वाटर्स ट्रीटी को निलंबित कर दिया है। इसीलिए अब वो खुद को इस समझौते से बंधा नहीं मानता है, जिसके चलते जल्द ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। यह परियोजना करीब 4 दशकों से अधूरी पड़ी है। वुलर झील पर निर्भर लोगों में इस फैसले के बाद उम्मीद जगी है दोस्तों। मछुआरे इम्तियाज अहमद का कहना है कि सर्दियों में झेलम नदी का पानी कम होने के कारण वुलर झील का बड़ा हिस्सा सूख जाता है, जिसके कारण उनका रोजगार प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि हमारी रोजी रोटी वुलर के पानी पर ही निर्भर है, क्योंकि जब झील में पानी नहीं होता तो हमारा काम बंद हो जाता है। लेकिन अगर सरकार पानी जमा करेगी तो मछुआरों का जीवन फिर से पटरी पर आ सकता है। पहले भी कई बार इस चीज को लेकर काम इस पर रुका है दोस्तों। आपको बता दें कि वुलर बैराज को तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पर काम 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन 1989 में आतंकवाद बढ़ने के कारण काम रोक दिया गया, जिसके बाद 2010 में फिर से दोबारा काम शुरू हुआ। लेकिन 2012 में सोपोर के निंगली इलाके में आतंकियों के हमले के बाद फिर इस पर काम को रोक दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर यह परियोजना इतना अहम क्यों है? आपको बता दें, दरअसल झेलम नदी में पानी के बहाव के मुताबिक वुलर झील का क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 190 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। बैराज बनने से झेलम नदी में साल भर नाव चलना संभव हो सकेगा और
आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। निंगली गांव में झील का पानी घटने से बड़ी जमीन सूख गई है, जिसके कारण मछली पकड़ने, सिंघाड़ा और कमल ककड़ी निकालने जैसे पारंपरिक कामों पर भी असर पड़ा है। बांडीपोरा से सोपोर तक सैकड़ों परिवार इस झील पर निर्भर करते हैं दोस्तों। हालांकि आपको बता दें, पाकिस्तान शुरू से ही इस परियोजना का लगातार विरोध करता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत झेलम नदी के पानी को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा, तो पाकिस्तान में सूखा या बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद संधि के निलंबन के चलते भारत अब पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अपने अधिकार के तहत परियोजनाएं आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद घाटी में रह रहे लोगों का जीवन स्तर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान अब कहने लगा है कि भारत हमको सुखाकर ही मार डालेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर भी सावलकोट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इस जल विद्युत परियोजना ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी। भारत के कदम से फिक्रमंद पाकिस्तानी मीडिया ने इसे देश पर बड़ा हमला करार दे दिया। यह हम नई जानकारी आपको बता रहे हैं। पाक मीडिया ने इसे भारत का अपने देश को प्यासा मार डालने का प्लान बताया। पाकिस्तान में पहले से ही भारत से सिंधु जल संधि को निलंबित करने की वजह से चिंता है, लेकिन अब ये चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। सावलकोट प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मचा है। CNN न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि पाकिस्तान के बड़े न्यूज चैनल और अखबारों ने भारत पर पाकिस्तान को सुखाने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया। पाक मीडिया ने भारत के इस प्रोजेक्ट को 5th जनरेशन वॉरफेयर और वाटर टेररिज्म कहा है। पाक मीडिया ये कह रहा है कि दुनिया को भारत को उनका पानी बंद करने से रोक देना चाहिए। वहीं पाकिस्तानी चैनल्स भारत के इस प्रोजेक्ट को चिनाब बेसिन से पानी के बहाव को हथियार बनाने का कदम बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस डेवलपमेंट को गंभीर चिंता का सबब कहा गया है। पाकिस्तान ने सावलकोट प्रोजेक्ट के बारे में भारत को लिखकर डिटेल जानकारी मांगी है दोस्तों। यानी भारत अपना कार्य कर रहा है, भारत अपने देश के विकास के लिए कार्य कर रहा है, तो पाकिस्तान उल्टा भारत पर इल्जाम लगा रहा है कि भारत हमको सूखा करके मार देगा, या फिर भारत वाटर टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप ही बताइए दोस्तों, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं अपने भारत देश पर, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? पाकिस्तान को जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन वही चौंका देने वाली आपको जानकारी दें, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेनें और कारें। देश की पहली अंडर वाटर रेल रोड टनल को मिल गई बड़ी मंजूरी। इन राज्यों को होगा तगड़ा फायदा, बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली रोड कम रेल टनल समेत 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है। इसकी कुल लागत की अगर बात करें तो 18,662 करोड़ होने वाली है। यह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी अंडर वाटर रोड कम रेल टनल परियोजना होगी, जिसमें एक ही सुरंग में रोड और रेल लाइनें होंगी दोस्तों। ट्रेन और गाड़ियां एक साथ चलेंगी। इसे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन यानी EPC मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत गोहपुर यानी NH 15 से नुमालीगढ़ NH 715 के बीच 15.79 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। अभी नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच करीब 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। इस प्रोजेक्ट के बाद अब ये घटकर मात्र 20 मिनट रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां 6 घंटा और कहां मात्र 20 मिनट। ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या को दूर करने वाला प्रोजेक्ट है दोस्तों। टनल से क्या क्या फायदे होंगे आपको बता दें। पहला है असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरा फायदा है 11 आर्थिक, 3 सामाजिक, 2 पर्यटन और 8 लॉजिस्टिक्स नॉर्थ से कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तीसरा है 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन, 2 एयरपोर्ट और 2 जल मार्ग से जुड़ाव होगा। चौथा और अंतिम फायदा यह है कि करीब 80 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा दोस्तों। दुनिया भर में अभी टनल ही एकमात्र अंडर वाटर रोड कम रेल टनल है। ये टनल इंग्लिश चैनल के नीचे बनी है, जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को आपस में जोड़ती है। ये टनल 1994 में आम नागरिकों के लिए खोली गई थी। इस टनल की कुल लंबाई लगभग 50.45 किलोमीटर है। इसमें लगभग 37.9 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे स्थित है। ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी टनलों में से एक है दोस्तों। ऐसे में ये बहुत बड़ी जानकारी, यूं कहे कि असंभव को भी संभव करने वाली खबर थी। और इन्हीं खबरों को सुनकर या जानकर आप कह सकते हैं कि अपना भारत वाकई में तरक्की की ओर निरंतर बढ़ रहा है। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, 2 फ्रंट वॉर की तैयारी में जुटी भारतीय सेना। असम में इमरजेंसी हाईवे से राफेल सुखोई ने भरी उड़ान। पीएम मोदी जी हुए गदगद दोस्तों। 2 फ्रंट वॉर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेना अपनी तैयारियों को तेजी से अमली जामा पहनाने में जुटी है। उत्तर पूर्व में भी सेना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में उत्तर पूर्व में पहली बार हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। साथ ही साथ वायुसेना के लड़ाकू विमानों और परिवहन हेलीकॉप्टर के हवाई कर्तव्य
तब भी देखा। शनिवार को एक दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली 4 किलोमीटर 200 मीटर लंबी यह इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल सुखोई ने मोरान बाईपास स्थित ELF से सटीक उड़ान भरी और यहाँ उतरे। इसका वीडियो पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है। दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी चेयर पर बैठे एयर शो का अद्भुत नजारा देख रहे हैं। इन दौरान उनके सामने से एक राफेल आसमान के लिए उड़ान भरता है। इस दौरान पीएम मोदी जी तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस देश का बंटवारा कराना चाहती है, बुरा सोचने वालों को कंधे पर बैठाती है। मोदी जी शनिवार को असम दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस ने देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे उसका मतलब हजारों करोड़ का घोटाला था। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस ऐसे लोगों और विचारों का साथ दे रही है जो देश के खिलाफ सोचते हैं। जो लोग देश को तोड़ने की बातें करते हैं या ऐसे नारे लगाते हैं वे कांग्रेस के लिए सम्मानित बन चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता होना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैं सिर झुकाता हूं आप लोगों के सामने। मैं गर्व से कहता हूं कि अगर मेरे जीवन की कोई सबसे बड़ी योग्यता है तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव और सम्मान ये है कि नरेंद्र मोदी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा कार्यकर्ता के रूप में मैं असम में हमारे कार्यकर्ताओं और संगठन की शक्ति को नमन करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं माँ आदि शक्ति और माँ कामाख्या को भी अनगिनत प्रणाम करता हूं। तो वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को बांग्लादेश बुलाने की बहुत बड़ी उठी मांग। बीएनपी नेता ने कहा भेजना चाहिए पीएम मोदी जी को न्योता। जी हां, बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को मिली बम पर बहुमत के बाद पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की तैयारी में है। इस बीच इस जीत के बाद तारिक रहमान ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नए तरीके से शुरुआत करने पर जोर दिया। इस बीच बीएनपी के भीतर से तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की मांग हो रही है। बीएनपी के नेता ANM एहसानुल हक मिलन ने शनिवार को उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी को आगामी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। तारिक रहमान की ताजपोशी में साउथ एशिया के नेताओं को आमंत्रित करने के सवाल पर बीएनपी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दक्षिण एशिया के सभी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया जाना चाहिए, ये सामान्य शिष्टाचार है। मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया हमारा साथ देगी, हमारे साथ खड़ी होगी। जी हाँ, न्यूज एजेंसी NI से बात करते हुए बीएनपी के नेता एहसानुल हक ने विदेश नीति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सभी से दोस्ती, किसी से बैर नहीं। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने बांग्लादेश में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की विदेश नीति उसके लोगों के हितों से तय होती है। भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों फखरुल इस्लाम आलमगीर ने क्लियर कर दिया है कि शेख हसीना का जो मुद्दा है वो भारत के साथ रिश्तों को प्रभावित नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच संबंधों में कोई बाधा नहीं बनेगा। अब इस खबर को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बीएनपी के बुलावे पर बांग्लादेश जाएंगे? ये तो देखने वाली बात रहेगी, समय बताएगा कि क्या करेंगे पीएम मोदी जी, भारत की मोदी सरकार क्या करेगी। लेकिन अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि क्या बीएनपी के न्योते पर पीएम नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए तो एक भारतीय होने के नाते या भारत के लिए सोचने के नाते, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपके हिसाब से क्या पीएम मोदी जी को जाना चाहिए या नहीं, भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अपने भारत देश को बढ़ता देखते हुए इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, सामने लाइक का बटन है। नेक्स्ट खबर बता दें, व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी नवलनी को मेंढक के जहर से क्या मारा गया। 5 यूरोपीय देशों का रशिया पर बहुत बड़ा आरोप दोस्तों। जी हां, रशिया के प्रमुख विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की मौत को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई है। 5 यूरोपीय देशों ने सनसनीखेज दावा किया है कि नवलनी को एक घातक रासायनिक जहर देकर मारा गया था और इसके पीछे सीधे तौर पर क्रेमलिन की भूमिका है। इन देशों ने कहा है कि जांच में ऐसे रसायन के प्रमाण मिले हैं जो रूस में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। जी हाँ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालयों ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि नवलनी के सैंपल की जांच में एपिबेटिडिन नाम के जहरीले तत्व की पुष्टि हुई है। यह जहर दक्षिण अमेरिका के जहरीले मेंढकों की त्वचा से मिलता है और रशिया में स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं है। इन देशों का कहना है कि रशिया के पास इस जहर को देने के साधन, मकसद और मौका तीनों मौजूद थे। साथ ही उन्होंने रशिया के खिलाफ रासायनिक हथियार संधि के उल्लंघन का मामला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के सामने
सामने उठाने की बात कही है। वहीं ब्रिटेन की गृह मंत्री यविटे कूपर ने कहा कि रशिया नवलनी को अपने लिए खतरा मानता था। इस तरह का जहर इस्तेमाल कर रूसी सरकार ने दिखा दिया कि वो राजनीतिक विरोध से कितनी डरती है। आपको बता दें, नवलनी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे मुखर आलोचकों में गिना जाता था। उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए और क्रेमलिन विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। फरवरी 2024 में आर्कटिक की एक दंड कॉलोनी में उनकी मौत हो गई थी। वो 19 साल की सजा काट रहे थे, जिसे वे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते थे दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। क्या रहने वाला है इनका एजेंडा बता दे। सेना प्रमुख COS जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी 16 से 19 फरवरी 2026 तक ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के बीच बढ़ते तालमेल को सुदृढ़ करना है। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में सेना प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ व्यापक वार्ता करेंगे, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, पेशेवर आदान प्रदान और क्षमता निर्माण सहित सेना से सेना के बीच संबंधों को बढ़ाना है। सिडनी में सेना प्रमुख, फोर्सेस कमांड, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड और द्वितीय डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्तालाप करेंगे। ये उल्लेखनीय है कि द्वितीय डिवीजन के सैनिक द्विपक्षीय सेना अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद में भाग लेते हैं, जिसका अगला संस्करण 2026 में भारत में आयोजित होने वाला है। साथ ही बता दें, एयरक्राफ्ट कैरियर रखने वाला चौथा एशियाई देश बनने जा रहा है इंडोनेशिया। अभी तक लिस्ट में भारत समेत 3 नाम ही शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया जो है वो जल्द ही एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल करने वाला देश बन सकता है। चीन, भारत और जापान के बाद इंडोनेशिया एयरक्राफ्ट कैरियर वाला चौथा एशियाई देश बन जाएगा। एशियाई महाद्वीप में फिलहाल 3 देश एयरक्राफ्ट कैरियर चलाते हैं। भारत के पास 2 कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है। चीन के पास 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग, शैनडोंग और फुजियान है। जापान ने हाल ही में 2 हेलीकॉप्टर डॉक को F-35B स्टील्थ फाइटर रखने वाले कैरियर में बदला है। तो वहीं आपको बता दें, अपने भारत ने AI इम्पैक्ट समिट के लिए पाकिस्तान को नहीं दिया न्योता, लेकिन 100 से भी अधिक देश होंगे इसमें शामिल। दोस्तों, अपना भारत 16 से 20 फरवरी 2026 तक AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करने जा रहा है। इस ग्लोबल समिट में 100 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी, इनोवेशन, एथिक्स, सिक्योरिटी और ग्लोबल कॉर्पोरेशन जैसे अहम विषयों पर मंथन होगा। हालांकि इस बहुप्रतीक्षित समिट के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया है, जिसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। यह सम्मेलन 3 मूलभूत सूत्रों, पीपल यानी लोग, प्लेनेट यानी पृथ्वी और प्रोग्रेस प्रगति पर आधारित है। सूत्रों के अनुसार समिट में भाग लेने वाले देशों का चयन रणनीतिक और नीतिगत मानकों के आधार पर किया गया है। भारत का जोर उन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर है जो जिम्मेदार, सुरक्षित और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने के साझा दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। यह समिट तकनीक के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास के समाधान खोजने पर केंद्रित रहेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख समिट में हिस्सा लेंगे। इसमें यूरोप, अमेरिका, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका और खाड़ी देशों से आने वाले शीर्ष नेता इस मंच पर AI के भविष्य, वैश्विक मानकों और सहयोग के रास्तों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा 45 से अधिक देशों से मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों की भागीदारी तय है, जिससे ये सम्मेलन वास्तव में एक वैश्विक मंच का स्वरूप लेगा। यूनाइटेड नेशन के महासचिव और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के भी इस समिट में शामिल होने की संभावना है। तो अगली खबर आपको बता दें, क्या खामेनेई से सुलह करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? रूबियो ने कहा, मुलाकात को हम तैयार हैं। जी हाँ, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक साक्षात्कार में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकता ईरान के साथ एक समझौता करना है। रूबियो ने आगे कहा कि ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई से मिलने के लिए भी तैयार हैं। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि राष्ट्रों को एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। मैं ऐसे राष्ट्रपति के अधीन काम करता हूँ जो किसी से भी मिलने को तैयार है। मार्को रूबियो ने विश्वास जताया कि अगर खामेनेई मुलाकात की इच्छा जताएं तो ट्रंप उनसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मुलाकात की वजह सहमति नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए संवाद को जरूरी मानने की सोच होगी। रूबियो ने यूरोप के नेताओं को भी संदेश दिया कि उन्हें अमेरिका के साथ साझा परंपराओं और मूल्यों की ओर लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि यूरोप समृद्ध हो, क्योंकि दोनों के बीच गहरे संबंध है और उनका गठबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये ऐसा गठबंधन होना चाहिए जिसमें सहयोगी सक्षम हो और अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए तैयार हो। वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और मिशन पर भारत ने शुरू कर दिया काम। मेरठ वाला
वाला प्लान पाकिस्तान की कर देगा नींदे हराम। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखा दिया कि आधुनिक दौर में लड़ी जाने वाली लड़ाइयां कैसे बदल रही हैं। इस सेना अभियान से सीख लेते हुए भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा अपग्रेड करने वाला है। इसके तहत भारत को ड्रोन और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी आरपीए के लिए पहली समर्पित रनवे मिलने जा रही है। इसका मकसद आसमान से कड़ी निगरानी रखना है। जी हाँ, भारतीय सेना को यह बेस मेरठ में करीब 900 एकड़ जमीन पर मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HALE रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट के लिए एक समर्पित सैन्य विमानन बेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीआरओ ने इस 406 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। CNN न्यूज 18 के हाथ लगे दस्तावेजों से यह जानकारी सामने आई है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, अंडमान सागर में बहुत बड़ा युद्धाभ्यास भारत, जापान और इंडोनेशिया की नेवी वहां जाकर जुटी है। चीन पर तगड़ी नजर रख रही है दोस्तों। अंडमान सागर में शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने जापान और इंडोनेशिया के साथ मिलकर त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास का मकसद संयुक्त रूप से युद्ध के लिए तैयारी को बेहतर बनाना, पारस्परिक निर्भरता को मजबूत करना और क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने के लिए समुद्री सहयोग में मजबूती लाना है। अगर तीनों देशों के समुद्री बैकग्राउंड को देखें तो कभी ना कभी ये सारे चीन से भिड़ चुके हैं या इनके समुद्री क्षेत्र को लेकर ड्रैगन ने कोई ना कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। ऐसे में इस साझा युद्धाभ्यास के मायने अलग तरीके से ही समझे जा सकते हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, मोदी कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना को मिलेगी 11,000 करोड़ रुपए की गति शक्ति। जी हां, मोदी सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह फैसला परियोजना पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत किया गया है। शनिवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, बिना नोटिस जब्त और स्क्रैप होंगे 10 से 15 साल पुराने वाहन। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने शनिवार को एक बेहद सख्त पब्लिक नोटिस जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते या सार्वजनिक जगहों पर खड़े पाए जाने वाले पुराने वाहनों का बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे जब्त कर कबाड़ में भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के मुताबिक 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहन और 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि यदि वे अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप होने से बचाना चाहते हैं तो वे विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेकर उसे दिल्ली NCR की सीमा से बाहर लेकर जाएं। नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जी हाँ, नोटिस के मुताबिक शहर में सार्वजनिक जगहों पर चल रही BS थर्ड और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों को बिना किसी नोटिस के जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद इन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। ऐसी गाड़ियों के मालिकों को सलाह दी गई है कि वे उन्हें NOC लेकर NCR की सीमा से बाहर लेकर जाएं। तो वहीं आपको बता दें, इंतजार की घड़ियां खत्म, इस दिन आ सकती है 22वीं किस्त, लेकिन इन 4 गलतियों से अटक सकता है आपके 2000 दोस्तों। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 22वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। ताजा रिपोर्ट्स और कृषि मंत्रालय के संकेतों के अनुसार सरकार फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में 2000 की राशि ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि इस खुशी के बीच लाखों किसानों के लिए एक चेतावनी भी जारी की गई है। नियमों में सख्ती के कारण इस बार भारी संख्या में लाभार्थियों के नाम लिस्ट से काटे जा सकते हैं। क्यों रुक सकती है आपकी किस्त? इसके 4 मुख्य कारण है। पहला, eKYC पेंडिंग होगी या भू सत्यापन पेंडिंग होगा, यानी कि सबसे बड़ी रुकावट लैंड सीडिंग को लेकर आ रही है। यदि आपके रिकॉर्ड में जमीन का सत्यापन नो दिख रहा है तो आप पात्र होते हुए भी वंचित रह जाएंगे। तीसरा मुख्य कारण है आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से आधार का लिंक नहीं होगा। चौथा होगा डेटा में गलती, आपने आवेदन फॉर्म में कोई ना कुछ स्पेलिंग गलती, जेंडर या आधार नंबर में जरा सी भी त्रुटि की होगी दोस्तों, तो आपके साथ ये गलती हो सकती है और ये सीन क्रिएट हो सकता है दोस्तों। ऐसे में इन सभी चारों स्टेप को मुख्य रूप से जरूर चेक करें। वहीं सबसे बड़े सवाल की बात कर लेते हैं, जो हमने आपको शुरू में बताया कि आयुष्मान कार्ड पर 1 साल में कितनी बार करवा सकते हैं इलाज। जिनको नहीं पता उनको पहले बता दें, आयुष्मान कार्ड क्या होता है। आयुष्मान कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जन आरोग्य योजना शुरू की है दोस्तों। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना में गिनी जाती है। इसके तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाता है। वहीं अब बात करते हैं कि 1 साल में कितनी बार इलाज करवा सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। तो आपको बता दें, आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की संख्या पर अब तक कोई तय सीमा नहीं है, यानी लाभार्थी जरूरत पड़ने पर साल में कई बार हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज करवा सकते हैं। हालांकि एक शर्त यह है कि पूरे परिवार का कुल इलाज खर्च 1 साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 5 लाख रुपए की राशि परिवार फ्लोटर आधार पर होती है, यानी परिवार के एक या सभी सदस्य मिलकर इस सीमा तक का इलाज करवा सकते हैं। अगर किसी साल 5 लाख रुपए की पूरी राशि खर्च हो जाती है तो उस साल आगे मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगली बार अगली पॉलिसी वर्ष की शुरुआत
शुरुआत में लिमिट अपने आप फिर से 5 लाख रुपए हो जाती है, यानी कि 1 साल के अंदर आप 5 लाख रुपए का ही इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। अगर 5 लाख का इलाज आपने करवा लिया तो उस साल फिर आप दोबारा कोई इलाज नहीं करवा पाएंगे उस कार्ड के माध्यम से। फिर जैसे अगली साल शुरू होगी फिर ऑटोमेटिकली उसमें 5 लाख रुपए टॉप अप हो जाएंगे। तो ये कहती है आयुष्मान कार्ड योजना। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। भारी मात्रा में एक कमेंट देखने को मिला था काफी टाइम से, जहां पर आप सभी लोग काफी लोग पूछ रहे थे कि इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, तो हमने आपको बता दिया है। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। मिलता अगली खबर में, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करके इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।